गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ। देखो बेटा, इस वीडियो से पहले हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी कैसे काम करती है ये भी हमने जाना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। देखो बेटा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है, मैं यहाँ पर कंडक्टर की जगह कोई बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कोई रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। मैं दूसरा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस लगी हो, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ठीक है, इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसके साथ एक कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी। दिस इज़ द सिंबल ऑफ बैटरी। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर मैंने लगा दी एक की। ठीक है जी, तो ये कुछ भी पोटेंशियल है V। देखो बेटा, मैं जैसे ही यहाँ पर इस की को क्लोज़ करता हूँ, सर्किट को क्लोज़ करता हूँ, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो करता है I। ठीक है, और हम ये मानते हैं कि ये जो मैंने बैटरी है इसके दोनों एंड्स इस बल्ब के अक्रॉस लगाए हुए हैं। मीन्स ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल मैंने इस बल्ब के अक्रॉस लगाया हुआ है। और इस पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये सिमिलर सर्किट आप यहाँ पे भी बना सकते हो इन द सेम वे। वी आर ओनली रिप्लेसिंग बल्ब विद द रजिस्टर। ठीक है, ये की है की, ये रेजिस्टेंस R रहेगी, ये पोटेंशियल V रहेगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर। ठीक है जी, तो मैंने बोला द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, प्रोवाइडेड, ये साथ में कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड नॉट बी चेंज्ड। मीन्स हम ये पोटेंशियल डिफरेंस को जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना सर्किट में जो करंट की अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, ये बढ़ेगा तो उसके साथ करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास ओम्स लॉ कहता है। ये जो फिज़िकल कंडीशन क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जितना V ज़्यादा उतना करंट ज़्यादा, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, इट इज़ R। ठीक है, तो R यहाँ पर क्या होती है, हेयर R इज रेजिस्टेंस, हेयर R इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो R यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। और अगर हम यहाँ पर V और I में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, देखो बेटा, हमारे पास करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एमीटर, और ऐसे ही वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है electric voltmeter. So we can say to measure electric current we use ammeter. And to measure voltage or potential difference we use voltmeter। ठीक है जी, एमीटर का साइन होता है A, वोल्ट मीटर का साइन होता है V।
और इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई भी रेजिस्टेंस है R, और इसके साथ मैंने ये एमीटर लगाना है, इसका सिंबल होता है A, ठीक है। और इसके साथ लगा दी मैंने एक बैटरी, ठीक है। अच्छा, बैटरी के साथ अगर हम ऐसे एरो लगा लें, दैट मीन्स दिस इज़ वेरिएबल बैटरी। इससे हम अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज ये बैटरी हमें दे सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ की, ठीक है, के की, और वोल्ट मीटर, यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, ये दिस इज़ द रेजिस्टेंस R, तो वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये पैरेलल और सीरीज सर्किट क्या होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे। अभी के लिए हम ये क्या मान लेते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट्स के दोनों एंड्स कनेक्ट हों, जैसे ये रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट हो है वोल्ट मीटर के दोनों एंड्स, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर सिर्फ एक एंड ही कनेक्ट हो, जैसे इस एमीटर का सिर्फ एक एंड रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड तो अलग इंस्ट्रूमेंट बैटरी या की के साथ कनेक्ट है, तो ये दोनों सीरीज़ में रहेंगे। तो एमीटर को हम लगाते हैं हमेशा सीरीज़ में, वोल्ट मीटर को लगाते हैं हम पैरेलल में। और कैसे, ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं इनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड आना चाहिए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ऐसे ही एमीटर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के साथ सिंक्रोनस होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर धीरे धीरे इस पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता हूँ। मैं जितना पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, ये वोल्ट मीटर मेरे को पोटेंशियल बता देता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये एमीटर मेरे को करंट की वैल्यू दे देता है। तो किसी भी वोल्टेज पर कितना करंट है ये हम वोल्ट मीटर और एमीटर से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, एक साइड वोल्ट मीटर, एक साइड एमीटर, और वोल्ट मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास करंट की वैल्यू हम लिखते रहते हैं। जैसे 1 वोल्ट पर सपोज 2 मिली एम्पियर करंट था, 2 वोल्ट पर हो जाएगा 4 मिली एम्पियर, 3 वोल्ट पर हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। ऐसे हम अलग अलग रीडिंग्स इसकी नोट करते हैं, और फिर बाद में हम V और I में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो V और I में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो एक एक्सिस पर हम V को कंसिडर कर लेते हैं, और दूसरे एक्सिस को पर I को। इस साइड सपोज हमने वोल्टेज को रखा, दिस इज़ वोल्टेज, एंड दिस साइड दिस इज़ करंट। तो हमेशा ही ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। और इस दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। और ये जो स्लोप है वी आई ग्राफ की, दिस रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। और कौन सी रेजिस्टेंस, जहाँ पर हमने वोल्ट और मीटर को लगाया हुआ है वो रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राफ जो वी आई ग्राफ है, इट गिव्स, इट्स स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। ओके जी, थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन के साथ एक कंडीशन भी आती है, दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। ये हम क्यों कहते हैं, ये हमने इस पर जरा गौर करना है। देखो बेटा, हमने बोला है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है, दैट इज R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इट शुड बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, विच इज़ नॉट वेरी, जो चेंज नहीं होता उसको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वायर को हीट अप करें, गर्म करें, मीन्स उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है जी। बट ओम्स लॉ क्या कहता है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हीट होने से रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, तो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसने साथ में कंडीशन लगाई, इसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये साथ में कंडीशन लगाई है। और सेकंड थिंग, देखो इसी के बेस पर हमारे पास कुछ कंडक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक कंडक्टर्स। और सेकंड होते हैं नॉन ओहमिक, ठीक है। तो ओहमिक
ओमिक कंडक्टर्स के लिए अगर वो होते हैं जिसके जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, V इज प्रोपोर्शनल टू I रहता है, और नॉन ओमिक होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए अगर मैं VI ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, V और I ग्राफ, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोप R जो है, ये स्लोप है जो वो रेजिस्टेंस को डिफाइन करती है यहाँ पर। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट डज स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखो बेटा, ये जो स्लोप्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये इस एंगल पर है, कुछ इस एंगल पर, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। मीन्स अगर सेम सर्किट में मैं कोई और रेजिस्टेंस लगा दूं, जो हमने अभी सर्किट बनाए थे उनमें अगर मैं कोई और रेजिस्टेंस लिखा दूं, V और I सेम रखूं, ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट स्लोप्स भी बन सकती हैं। अगर अब पेपर में इसके बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई भी ग्राफ है, ये V और I, और वी आर गिवन विद 3 रजिस्टर्स R, इसका नाम रख देते हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो देखो बेटा, हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I किसके इक्वल हो जाता है, सॉरी ये R किसके इक्वल हो जाता है, इट इज़ V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो इस फार्मूला से हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देखो बेटा, जिस एक्सिस पर I हो, जैसे यहाँ पर Y एक्सिस की तरफ I है, हमने वहाँ से देखना है कि किसका एंगल ज़्यादा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो R1 का एंगल है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो R1 की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, R2 की कम और R3 की सबसे कम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, R1 की। तो अगर मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज दिस। तो ये हमारे MCQs में भी हमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी ओमिक कंडक्टर्स की बात, जिसमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रहता है। बट अगर मेरे पास कोई कंडक्टर्स हों, दे आर नॉन ओमिक, वो ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये ओम्स लॉ को नहीं मानते हैं, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। तो एक साइड वोल्टेज और दूसरी साइड मैं करंट ड्रॉ करता हूँ, तो इसका जो ग्राफ है वो किसी और फॉर्म में लाइक दिस, ठीक है, ऐसे आ जाता है, या ये इस फॉर्म में आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या ऐसे भी आ सकता है ये लाइक दिस, ठीक है। सो दे आर नॉन ओमिक कंडक्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।